Hello students, how are you all doing? I hope all of you are doing great. I have already explained this chapter number 5, measurement of length and motion. Now we are going to discuss textbook question and some extra question in this video. Let us enhance our learning. Question 1, some lengths are given in column 1 of table 5.5. Some units are given in column 2. Match the lengths with the units suitable for measuring those lengths. आपको लेंथ दी गई है कॉलम 1 में जो टेबल 5.5 आपको गिवन है. सम यूनिट्स आर गिवन इन कॉलम 2 और यूनिट्स जो है वो आपको कॉलम 2 में दी गई हैं और कॉलम 1 में आपको लेंथ दी गई है. आपको ये जो लेंथ जो है वो यूनिट से मैच करनी है. डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड लखनऊ, जो डिस्टेंस दिल्ली और लखनऊ के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम किस यूनिट्स में मेज़र करते हैं? उसको हम किलोमीटर में मेज़र करते हैं. थिकनेस ऑफ अ कॉइन जब भी हम मेज़र करेंगे तो उसके लिए कौन सी यूनिट का यूज़ करेंगे? मिलीमीटर. लेंथ ऑफ एन इरेजर, एक जो इरेजर जो हमारे पास है उसकी लेंथ को जब अगर हमें मेज़र करना होगा तो हम उसको सेंटीमीटर में मेज़र करेंगे. लेंथ ऑफ अ स्कूल ग्राउंड, तो जो लेंथ है हमारे स्कूल ग्राउंड की उसको हम हमेशा मीटर में मेज़र करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड मार्क ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट ईच. आपको जो स्टेटमेंट्स जो आपकी ट्रू है उसके लिए आपको टी लिखना है, जो स्टेटमेंट आपकी फॉल्स है उसके लिए आपको एफ लिखना है. 1, द मोशन ऑफ अ कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड इज एन एग्जाम्पल ऑफ लीनियर मोशन. जब कार जो है रोड पे जब मूव करती है, स्ट्रेट मूव करती है, तो क्या ये लीनियर मोशन का एग्जाम्पल है? दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. Any object which is changing its position with respect to a reference point with time is said to be in motion. कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट के रेफरेंस में वो अपनी जो पोजीशन को चेंज कर रहा है कोई भी ऑब्जेक्ट और विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये क्या है? ये ऑब्जेक्ट क्या है? मोशन में है. तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू. ये स्टेटमेंट आपका सही है. Third, 1 kilometer is equal to 100 centimeter. This statement is true or false? This statement is false. 1 kilometer is equal to 1000 meter. Question number 3, which of the following is not a standard unit of measuring length? आपको ये बताना है इसमें से कौन सी जो है स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है लेंथ को मेजर करने के लिए. मिलीमीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, हैंडस्पैन. जो मिलीमीटर है, सेंटीमीटर है, किलोमीटर है, ये सारी आपकी स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं. बट हैंडस्पैन इज़ नॉट अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट. लेकिन जो हैंडस्पैन है वो आपकी स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है किसी भी चीज़ को नापने के लिए. क्वेश्चन नंबर 4, सर्च फॉर द डिफरेंट स्केल्स और मेजरिंग टेप्स एट योर होम एंड स्कूल. आपको डिफरेंट स्केल्स को ढूंढना है अपने घर में और स्कूल में ढूंढना है, और टेप्स जो होती हैं मेज़र करने वाली उनको भी आपको फाइंड आउट करना है अपने घर में और स्कूल में. Find out the smallest value that can be measured using each of these scales. और आपको उसकी सबसे छोटी वैल्यू जो है उसका पता लगाना है, चाहे वो स्केल हो चाहे वो आपकी टेप हो. रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन अ टेबुलर फॉर्म. और आपको इस तरीके से ऑब्जर्वेशन को एक टेबल बना के फिल करना है. टाइप ऑफ अ स्केल, स्मॉलेस्ट वैल्यू. आपको फर्स्ट कॉलम में टाइप ऑफ अ स्केल लिखना है, नेक्स्ट कॉलम में आप स्मॉलेस्ट वैल्यू लिखेंगे. स्मॉलेस्ट वैल्यू मीन्स उसकी यूनिट को आपको लिखना है. 15 सेंटीमीटर का जब हम रूलर यूज़ कर रहे हैं तो उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वो 1 मिलीमीटर है. मेजरिंग टेप का जब हम यूज़ कर रहे हैं तो उसकी जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, वैल्यू है, वो उसकी 1 मिलीमीटर है. फैब्रिक टेप का हम जो मेज़र करने के लिए, कपड़ा मेज़र करने के लिए जो हम टेप का यूज़ करते हैं, जब हम यूज़ कर रहे हैं तो उसकी जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है वो 1 सेंटीमीटर होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन, Suppose the distance between your school and home is 1.5 किलोमीटर. Express it in meters. आपको डिस्टेंस बताना है अब आपके स्कूल का घर तक क्या डिस्टेंस है. यहाँ पे गिवन है आपको 1.5 किलोमीटर डिस्टेंस गिवन है और आपको इसको मीटर में चेंज करना है. द डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड होम इज इक्वल टू 1.5 किलोमीटर. पहले आप डिस्टेंस लिखेंगे कि स्कूल और आपके घर तक का डिस्टेंस कितना बताया? 1.5 किलोमीटर बताया. टू कन्वर्ट इनटू मीटर, आप इसको फिर मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 1.5 किलोमीटर इजकल टू 1.5 इंटू 1000 इजकल टू 1500 मीटर. हम लोग क्या करेंगे? 1000 से 1.5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मीटर्स में आंसर मिल जाएगा. जिससे एज वी नो, जैसे कि हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं. और दूसरा तरीका है इस क्वेश्चन का आंसर निकालने का, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और 0.5 है तो वो आपका हो गया 500 मीटर.
तो उसको आप ऐड कर देंगे, दोनों को 1000 और 500 को जब आप ऐड कर देंगे तो आपका 1500 मीटर आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक अ टम्बलर और अ बोतल, मेजर द लेंथ ऑफ द कर्व पार्ट ऑफ द बेस ऑफ अ ग्लास और बोतल एंड रिकॉर्ड इट। आपको एक ग्लास लेना है या फिर आपको बोतल लेनी है और आपको उसकी लेंथ जो है मेज़र करनी है, बेस ऑफ अ ग्लास या फिर बोतल लेना है, मतलब आपको आपका जो ग्लास है या आपकी बोतल है उसके जो कर्व्ड जो पार्ट है ग्लास का और बोतल का, उसको आपको इंच टेप से मेज़र करना है, फिर आपको इसको रिकॉर्ड करके लिखना है। जब हमने इसको मेज़र किया तो हमने जब ग्लास का या बोतल का जब मैंने मेज़र किया तो उसका जो आंसर है वो 10 सेंटीमीटर आ रहा है। मेजर द हाइट ऑफ योर फ्रेंड एंड एक्सप्रेस इट इन मीटर्स, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। आपके फ्रेंड ने हाइट को मेज़र किया है, उसको आपको कन्वर्ट करना है मीटर में, सेंटीमीटर में और मिलीमीटर में आपको उसको बताना है। आंसर नंबर 7, यूनिट वैल्यू। जब हमने हाइट मेज़र की तो हमारी जो हाइट थी उसमें 145 हमारी हाइट थी। तो जब हमने इसको मीटर में जब वो हमारी हाइट को जब हमने वैल्यू निकाली उसकी तो 1.45 मीटर आई। सेंटीमीटर में सेंटीमीटर में जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो हमें पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो हम 1.45 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारा आंसर आ जाएगा 145। तो ये हमारी जो 145 निकल के आई है ये सेंटीमीटर में हमारी निकल के आई है। मिलीमीटर में ऐसे देखेंगे, मिलीमीटर में 10 मिलीमीटर में इक्वल टू 1 सेंटीमीटर होता है, ये हमारा फैक्ट है ये हमारे। तो 145 इंटू हम 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर निकल के आएगा 1450 millimeters. You are given a coin. Estimate how many coins are required to be placed one after the other lengthwise without leaving any gap between them to cover the whole length of the chosen side of a notebook. आपको एक नोटबुक लेनी है और आपको पहले उसकी लेंथ को मेज़र करना है, ठीक है। फिर आप देखेंगे उसकी लेंथ को मेज़र करने के बाद आपको बोला गया है कि उसकी जो लेंथ है उसको आपको कॉइन से कवर करना है। वेरीफाई योर एस्टिमेट बाय मेजरिंग द सेम साइड ऑफ द नोटबुक एंड साइज ऑफ कॉइन यूजिंग अ 15 सेंटीमीटर स्केल। आपको 15 सेंटीमीटर का स्केल यूज़ करके आपको जो कॉइन्स है उनका साइज़ बताना है। तो हम इसमें पहले मेज़रमेंट लिखेंगे कि जो हमारी लेंथ है नोटबुक की क्या लेंथ है। तो जो हमारी नोटबुक की जो लेंथ है वो 12 सेंटीमीटर है। और फिर हम क्या करेंगे, डायमीटर लेंगे कॉइन का। मेजरमेंट ऑफ द डायमीटर ऑफ कॉइन इक्वल टू 2 सेंटीमीटर है हमारा। फिर हम डिवाइड करेंगे लेंथ जो है नोटबुक की बाय द डायमीटर ऑफ अ कॉइन। जब हम डिवाइड करते हैं 12 सेंटीमीटर को 2 सेंटीमीटर से तो हमारा आंसर आता है 6 सेंटीमीटर। तो इट मीन्स जो हमने जो नोटबुक को कवर करने के लिए जब हमने उसकी लेंथ जो एक साइड की जब हम कवर कर रहे थे कॉइन्स को रखे तो हमें 6 कॉइन्स की रिक्वायरमेंट थी। गिव 2 एग्जाम्पल्स ईच फॉर लीनियर, सर्कुलर एंड ऑसिलेटरी मोशन। आपको दो एग्जाम्पल बताने हैं, लीनियर मोशन के, सर्कुलर मोशन के, ऑसिलेटरी मोशन के दो एग्जाम्पल्स आपको बताने हैं। लीनियर मोशन का एग्जाम्पल है कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड। जब कार मूव कर रही है एक स्ट्रेट रोड पे तो ये लीनियर मोशन में चल रही है। मैंगो फॉलन फ्रॉम अ ट्री, पेड़ से जब मैंगो नीचे की तरफ गिर रहा है वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण गिरता है, तो ये लीनियर मोशन में यह जो है गिर रहा है। सर्कुलर मोशन का एग्जांपल देखिए, मैरी गो राउंड, ये एक तरीके का स्विंग है जो गोल गोल घूमता है, सर्कुलर मोशन में घूमता है। सीलिंग फैन भी जो है वो सर्कुलर मोशन में ही मूव करता है। ऑसिलेटरी मोशन का एग्जांपल देखिए, स्विंगिंग पेंडुलम। पेंडुलम जो है वो हमेशा जो है टू एंड फ्रो मूव करता है, आगे और पीछे, जिस तरीके से झूला मूव करता है। वाइब्रेटिंग गिटार स्ट्रिंग, जब हम गिटार को बजाते हैं तो जो वाइब्रेट करते हैं जो उसकी स्ट्रिंग होती है वो भी टू एंड फ्रो ही मूव करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। ऑब्जर्व डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स अराउंड यू, इट इज ईजियर टू एक्सप्रेस द लेंथ ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स इन मिलीमीटर, सम इन सेंटीमीटर एंड सम इन मीटर। आपको डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो आपने आसपास अपने देखे हैं उनको आपको कलेक्ट करना है और आपको फिर उनकी जो लेंथ है आपको बताना है। कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे बताने हैं जिनकी लेंथ आपको मिलीमीटर में बतानी है, कुछ की आपको सेंटीमीटर में बतानी है, कुछ की आपको मीटर में बताने हैं। ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनको हम मिलीमीटर में मेज़र करते हैं या और जिनको हम सेंटीमीटर में और जिनको हम मिलीमीटर में मेज़र कर सकते हैं, उन ऑब्जेक्ट्स को आपको लिखना है।
Make a list of 3 objects in each category and enter them in table 5.6. टेबल 5.6 में आपको साइजेस दिए गए हैं, साइजेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस. तो आपको साइज मीन्स आपको वहाँ पे यूनिट दी गई हैं. तो इस तरीके से आपको 3 ऑब्जेक्ट्स जो है ए कैटेगरी में आपको 3 ऑब्जेक्ट्स के एग्जाम्पल्स लिखने हैं. फर्स्ट है आपका मिलीमीटर. मिलीमीटर में हमने क्या लिया है? थिकनेस ऑफ अ कॉइन. ठीक है. डायमीटर ऑफ अ बटन, विड्थ ऑफ अ पेन, इन सबको हम मिलीमीटर में मेज़र करते हैं इन ऑब्जेक्ट्स को. सेंटीमीटर में लेंथ ऑफ अ पेंसिल, लेंथ ऑफ अ स्केच पेन, विड्थ ऑफ अ बुक, इन सबको हम सेंटीमीटर में मेज़र करते हैं. मीटर में हाइट ऑफ अ विंडो, लेंथ ऑफ अ बॉक्स और लेंथ ऑफ अ क्लासरूम, इन सबको हम मीटर में मेज़र करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 11. A roller coaster track is made in the shape shown in figure 5.19. एक रोलर कोस्टर ट्रैक है, उसकी शेप आपको फिगर 5.19 में गिवन है. A ball starts from point A and escapes through point F. एक बॉल है जो पॉइंट A से शुरू हो रही है, मूव कर रही है वहाँ से, और वो कहाँ पे आके रुक रही है? पॉइंट F पे जाके रुक रही है. आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ मोशन ऑफ द बॉल ऑन द रोलर कोस्टर एंड करस्पॉन्डिंग पोर्शन ऑफ द ट्रैक. आपको ये बताना है कि किस तरीके के मोशंस जो हैं बॉल को ए पॉइंट से लेके एफ पॉइंट तक पहुंचने में, किस तरीके के मोशंस जो हैं बॉल में इस रोलर कोस्टर के ऊपर बॉल में यूज हुए हैं. जब हम ए से लेके पॉइंट ए से जब हम बी तक मूव कर रहे थे तो लीनियर मोशन हो रहा था. ठीक है. जो बॉल थी वो स्ट्रेट मूव कर रही थी. बी से ई तक जो पॉइंट है वहाँ पे सर्कुलर मोशन में बॉल जो है वो घूम रही है. एज द बॉल मूव्स along द लूप के अराउंड जो है बॉल जो है वो मूव कर रही है बी पॉइंट से लेके ई पॉइंट तक. ई टू एफ जो है तब बॉल जो है वो लीनियर मोशन में जा रही है. इट मीन्स जो बॉल जो है वो कंटिन्यू स्ट्रेट जा रही है. नेक्स्ट क्वेश्चन. तस्नीम वॉन्ट्स टू मेक अ मीटर स्केल बाय हर सेल्फ. तस्नीम जो है उसको बोला गया है कि आपको एक स्केल जो है मीटर स्केल जो है वो अपने आप बनाना है. शी कंसीडर्स द फॉलोइंग मटेरियल्स फॉर इट: प्लाईवुड, पेपर, क्लॉथ, स्ट्रेचेबल रबर एंड स्टील. और वो स्केल को बनाने के लिए किन किन मटेरियल का यूज़ कर रही है? वो प्लाईवुड का यूज़ कर रही है, ठीक है, पेपर का यूज़ कर रही है, क्लॉथ का यूज़ कर रही है एंड स्ट्रेचेबल रबर का यूज़ कर रही है और स्टील का भी यूज़ कर रही है. विच ऑफ दीज शुड शी नॉट यूज़ एंड वाई. उसको किस चीज़ का यूज़ करके स्केल को नहीं बनाना चाहिए और क्यों नहीं बनाना चाहिए, इसका आंसर आपको लिखना है. तस्नीम शुड नॉट यूज़ स्ट्रेचेबल रबर. तस्नीम को स्ट्रेचेबल रबर का यूज़ करके स्केल नहीं बनाना चाहिए क्योंकि जो रबर है वो अपनी शेप को आप जिस शेप से रबर को खींचेंगे वो वापस से उसी शेप में चेंज हो जाती है. मेक इट अनरिलायबल फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट. तस्नीम ने बोला जो स्ट्रेचेबल रबर होती है वो अपनी शेप को बदलती रहती है और अनरिलायबल, और उससे जब हम किसी भी चीज़ को जब उसको मेज़रमेंट करेंगे, किसी भी लेंथ को मेज़र करेंगे तो उसका जो आंसर है वो रिलायबल नहीं मिलेगा हमें और एक्यूरेट भी नहीं मिलेगा. क्वेश्चन नंबर 13. थिंक, डिज़ाइन एंड डेवलप अ कार्ड गेम ऑन कन्वर्शन ऑफ यूनिट्स ऑफ लेंथ टू प्ले विद योर फ्रेंड्स. आपको कार्ड गेम प्ले करना है इसमें अपने फ्रेंड्स के साथ. तो आपको क्या करना है, एक कार्ड पे आपको यूनिट लेंथ जो है लेंथ की लिखे देनी है और अपने फ्रेंड्स को ये बोलना है कि आप इसको कन्वर्ट करके दिखाइए इसको. तो इस तरीके से आपको एक गेम जो है आपको अपने फ्रेंड के साथ ये खेलना है. वी कैन डिज़ाइन अ कार्ड गेम वेर ईच कार्ड शोज अ लेंथ इन 1 यूनिट. जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर कार्ड पे आपको लेंथ जो है लिखे देनी है एक यूनिट में और आपको अपने फ्रेंड से बोलना है कि आपको इसको कन्वर्ट करके आप दिखाइए. कॉमन कन्वर्शन, ये कुछ फैक्ट्स हैं. 1 मीटर इजकल टू 100 सेंटीमीटर. 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100. और 1 सेंटीमीटर इजकल टू 10 मिलीमीटर. फॉर लार्जर लेंथ किलोमीटर इज़ यूज्ड. जब बड़ी लेंथ को जब भी हम मेज़र करते हैं तो हमेशा किलोमीटर का यूज़ करते हैं. 1 किलोमीटर इजकल टू 1000 मीटर्स. समटाइम्स इंचेस आर ऑल्सो यूज्ड वेयर 1 इंच इजकल टू 2.54 सेंटीमीटर. कभी कभी जब हम इंचेस का यूज़ करते हैं 1 इंच जो होती है वो 2.54 सेंटीमीटर के इक्वल होती है.
Now we will do some extra question of this chapter, chapter number 5, measurement of length and motion. Question 1, what shopkeeper used for measuring cloth piece? इस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जो शॉपकीपर जो है, जब उसने क्लॉथ के पीस को जब काटा था तो उसे किससे मेज़र किया था? द शॉपकीपर मेजर द क्लॉथ बाय यूजिंग अ मेटल मेजरिंग रॉड. तो शॉपकीपर ने जो है क्लॉथ को मेज़र किया था एक मेटल की जो रॉड होती है उसको, उससे नाप के जो है वो कपड़ा दिया था मेटल की रॉड से. क्वेश्चन नंबर 2, विच टेप हैज़ बीन यूज्ड बाय द टेलर फॉर मेजरिंग द क्लॉथ ऑफ दीपा? किस टेप का यूज़ किया था टेलर ने जब जब टेलर जो है वो दीपा के क्लॉथ का साइज मेज़र कर रहा था तब फ्लेक्सिबल मेजर टेप का यूज़ किया गया था. क्वेश्चन नंबर 3, टू मेजर द लेंथ ऑफ अ रेलवे ट्रैक एंड डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज़ विच यूनिट वी यूज़ हेयर? जब हम मेज़र कर रहे हैं लेंथ रेलवे ट्रैक की और या डिस्टेंस हम दो सिटीज़ के बीच में जब भी हम मेज़र करते हैं तो किस यूनिट का हम यूज़ करते हैं यहाँ पे? फॉर मेजरिंग दीज यूनिट्स वी यूज़ लार्जर लेंथ. जब हम ऐसी यूनिट्स का जब हम मेज़र करते हैं तो हम लार्जर लेंथ का यूज़ करते हैं और लार्जर यूनिट का यूज़ करते हैं. लार्जर यूनिट हमारी क्या होती है? किलोमीटर, विच इज़ इक्वल टू 1000 मीटर टू मेज़र द लेंथ ऑफ अ रेलवे ट्रैक एंड डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज़. इनके लिए हम लार्जर लेंथ का यूज़ करते हैं. लार्जर लेंथ हमारी होती है किलोमीटर और 1 किलोमीटर में कितने क्या होता है? 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर होता है. क्वेश्चन नंबर 4, टू मेजर स्मॉलर लेंथ सच एज थिकनेस ऑफ अ पेज और अ बुक विच यूनिट इज़ यूज हेयर ऑल्सो? जब हम स्मॉलर लेंथ को मेज़र करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की, जैसे कि अभी हम थिकनेस पेज जो है पेज की या फिर बुक की उसको मेज़र कर रहे हैं तो किस यूनिट का यूज़ हो रहा है यहाँ पे? टू मेज़र द थिकनेस ऑफ अ पेज ऑफ अ बुक वी यूज़ यूनिट सच एज सेंटीमीटर और मिलीमीटर. जब हम पेज की थिकनेस को मेज़र कर रहे हैं या बुक की थिकनेस को मेज़र कर रहे हैं तो हम यहाँ पे सेंटीमीटर का और मिलीमीटर यूनिट का यूज़ कर रहे हैं. हाउ डू विजुअली चैलेंज स्टूडेंट्स मेजर लेंथ्स? जो विजुअली चैलेंज बच्चे होते हैं, जो बच्चे देख नहीं सकते हैं, वो किस तरीके से लेंथ को मेज़र करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के? विजुअली चैलेंज स्टूडेंट मेजर लेंथ बाय यूजिंग स्केल्स. विजुअली चैलेंज जो बच्चे होते हैं वो लेंथ को मेज़र करने के लिए स्केल का यूज़ करते हैं, लेकिन उनका जो स्केल होता है उस पर रेस्ड मार्किंग डॉट्स होते हैं. ठीक है, उन डॉट्स की हेल्प से क्या होता है, उस पर वो टच करके फील करते हैं, तब वो क्या है किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेज़र कर पाते हैं. What is reference point? Reference point क्या होता है? When distance is stated with respect to a fixed object or a point, then this point is called a reference point. जब कभी भी हम किसी भी चीज़ का डिस्टेंस मेज़र करते हैं तो हम उसमें एक रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं या एक कोई पॉइंट मान लेते हैं, उससे हम डिस्टेंस मेज़र करते हैं, उसको हम कहते हैं रेफरेंस पॉइंट. For example, Padma's position while traveling was described as 70 किलोमीटर. पद्मा की पोजीशन जो है जब वो बस से ट्रैवल कर रही थी तो हमने बताया था उसकी जो जब वो दिल्ली ट्रैवल कर रही है तो अब यहाँ से उसका जो दिल्ली का जो डेस्टिनेशन है वो 70 किलोमीटर है. ठीक है, डिस्टेंस अभी उसे यहाँ से 70 किलोमीटर डिस्टेंस लगेंगे दिल्ली पहुँचने में एंड 60 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली मेकिंग दिल्ली द रेफरेंस पॉइंट. फिर थोड़ी देर बाद जो है उसका जो डिस्टेंस है वो 60 किलोमीटर हो जाता है, तो दिल्ली को हमने क्या किया है? रेफरेंस पॉइंट माना है यहाँ पे. कंक्लूशन, द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस विद टाइम. जब किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है और वो चीज़ मोशन में है, उस पॉइंट से डिस्क्राइब विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट, उसको हम रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं. हाउ कैन वी मेजर द लेंथ ऑफ अ कर्व्ड लाइन? कोई भी जब कर्व लाइन होती है उसकी जो लेंथ है उसको हम कैसे मेज़र करते हैं? उसके लिए हम फ्लेक्सिबल मेजरिंग टेप का या फिर थ्रेड का यूज़ करते हैं, तब जाके हम जो कर्व्ड लाइन होती है उसकी लेंथ को मेज़र करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मेजरिंग स्ट्रिंग लाइट्स फॉर अ सेलिब्रेशन एट होम यूजिंग थ्रेड एंड देन मेजरिंग द थ्रेड लेंथ विद अ मीटर स्केल. जब हम स्ट्रिंग लाइट्स को लगाते हैं, दिवाली की सेलिब्रेशन होती है या कोई भी फेस्टिवल होता है हमारे घर में, तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, उसकी जो शेप जब हम वरांडा में लगाते हैं, कहीं भी जब अभी उसको मेज़र करते हैं तो वो कर्व शेप होती है, उसकी स्ट्रेट शेप नहीं हो स्ट्रेट लाइन में नहीं होती है, जो भी हमें उसमें स्ट्रिंग लाइट लगानी होती हैं. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मेजरिंग टेप का यूज़ करते हैं और थ्रेड का यूज़ करते हैं. फिर उसको हम स्केल से सीधा करके मेज़र कर लेते हैं, जो भी थ्रेड और जो भी टेप हम वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं कर्व लाइन को मेज़र करने के लिए.
What are the steps for correct measurement of length of any object with the help of a scale? क्या स्टेप्स होंगे जब हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की जब हमें लेंथ को मेज़र करना होगा स्केल की हेल्प से? तो क्या स्टेप्स हम उसमें कौन कौन से स्टेप्स हैं जिनको हम फॉलो करेंगे? प्लेस द स्केल इन कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट अलॉन्ग इट्स लेंथ। आपको क्या करना है, उस ऑब्जेक्ट को रखना है, फिर उसके ऑब्जेक्ट के अकॉर्ड जो आपने पेपर रखा है फॉर एग्जांपल, तो उसके अकॉर्डिंग आपको कहाँ से वो पेपर स्टार्ट है वहीं उसके अकॉर्डिंग आपको स्केल को रखना है, उसके टिप पे रखना है। और फिर कहाँ पे वो ऑब्जेक्ट या पेपर है, कुछ भी आपने लिया है, वो कहाँ पे एंड हो रहा है, तो वहाँ का आपको एग्जैक्ट मेजरमेंट देखना है, उसका टिप देखना है। तो इस तरीके से आपको स्केल रखना है। और स्केल जो है, जब भी आप स्केल रखेंगे तो उसको आप 0 से रखेंगे। उसके जो आगे थोड़ी सी स्पेस छोटी होती है स्केल में, वहाँ से आप कभी भी स्केल को नहीं रखेंगे। कीप योर आई डायरेक्टली अबव द पॉइंट टू रीड द स्केल एक्यूरेटली। और आपको इस तरीके से रखना है, पॉइंट पे रखना है, जिससे कि आप उसका जो सही मेजरमेंट है, मतलब जो पॉइंट है स्केल को, आप सही तरीके से उसकी रीडिंग ले सके स्केल पे। इफ द एंड्स ऑफ द स्केल आर ब्रोकन, यूज द फुल मार्क एंड सब्ट्रैक्ट द रीडिंग फ्रॉम द अदर एंड। अगर आपका स्केल टूटा हुआ है, अगर आप टूटे स्केल का यूज़ कर रहे हैं, तो आप उसकी फुल लेंथ जो है स्टार्टिंग से मार्क करेंगे, फिर उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे जितना एंड आपका उस स्केल का टूटा है। तो इस तरीके से जो है आपकी एग्जैक्ट मेजरमेंट निकल के आ जाएगी। हाउ कैन यू से वेदर एन ऑब्जेक्ट वॉज इन मोशन एंड रेस्ट? आप किस तरीके से कह सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट मोशन में है कि ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है? एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट्स पोजीशन चेंज विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट विद टाइम। कोई भी ऑब्जेक्ट तब मोशन में होता है जब उसकी पोजीशन जो है रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में और टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है। An object is at rest if its position does not change over time. कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में तब होता है जब उसकी पोजीशन टाइम के अकॉर्डिंग नहीं बदल रही है। फॉर एग्जांपल, आप दीपा का जो बस का एग्जांपल है अभी वो हम देखते हैं, उससे हमें समझ आ जाएगा कि कौन सा ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में है और कौन सा ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट की पोजिशन में है। पैसेंजर इनसाइड द बस वर एट रेस्ट रिलेटिव टू द बस। जो पैसेंजर बस में बैठे हुए थे वो रेस्ट की पोजिशन में है, अंदर जो बैठे हुए हैं, बट दे वर इन मोशन रिलेटिव टू द ऑब्जेक्ट्स आउटसाइड द बस। जब वो बस से बाहर जो भी ऑब्जेक्ट्स देख रही है, चाहे वो बिल्डिंग देख रही है, चाहे वो ट्रीज देख रही है, चाहे वो शॉप्स देख रही है, तो ये सारे जो ऑब्जेक्ट हैं वो क्या है, मोशन में है, जब उनकी बस जो है वो आगे की ओर बढ़ रही है तब। एक्सप्लेन लीनियर मोशन, सर्कुलर और रोटेशनल मोशन, ऑसिलेटरी और पीरियोडिक मोशन। जो आपका सर्कुलर है उस सर्कुलर मोशन को ही हम रोटेशनल मोशन कहते हैं और ऑसिलेटरी मोशन को ही हम पीरियोडिक मोशन कहते हैं। लीनियर मोशन क्या होता है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इट्स मोशन इज कॉल्ड लीनियर मोशन। जब कोई भी ऑब्जेक्ट जो एक सीधी रेखा में मूव करता है तो उसको हम कहते हैं लीनियर मोशन। फॉर एग्जांपल, ऑरेंज ड्रॉप्स फ्रॉम अ ट्री। ऑरेंज जो है जब पेड़ से नीचे गिरता है तो वो किस सीधा जो है वो गिरता है, वो कौन सा मोशन होता है उसमें? क्योंकि वो लीनियर मोशन के कारण वो है सीधा गिरता है। एंड मार्च पास्ट ऑफ स्टूडेंट्स ड्यूरिंग द परेड। जो बच्चे जो है मार्च पास्ट करते हैं जब इंडिपेंडेंस डे होता है, तो जब वो परेड में जो मार्च पास्ट करते हैं वो भी बिल्कुल कैसे खड़े होते हैं? लीनियर मोशन में खड़े होते हैं, स्ट्रेट खड़े होते हैं। सर्कुलर और रोटेशनल मोशन, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अराउंड इट एक्सिस और अ सेंटर पॉइंट इज मोशन। जब कोई भी ऑब्जेक्ट जो है अपने ही एक्सिस पे घूमता रहता है या सेंटर पॉइंट से ही घूमता रहता है, तो उसका जो मोशन सेंटर पॉइंट से होता है, एक्सिस से होता है, उसको हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, व्हील्स ऑफ अ बाइसिकल मूविंग। जो बाइसिकल होती है उसका जो पहिया है वो गोल गोल ही घूमता रहता है, अपने ही एक्सिस पे घूमता है। पीरियोडिक मोशन, मोशन दैट रिपीट्स एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, इट इज सेड टू बी पीरियोडिक। इट इज ऑल्सो नोन एज ऑसिलेटरी मोशन। पीरियोडिक मोशन को हम ऑसिलेटरी मोशन भी कहते हैं। और जो मोशन जो होता है इसमें वो रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीट होता रहता है। रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद एक फिक्स टाइम के बाद जो है मूवमेंट जो है वो रिपीट होती रहती है पीरियोडिक और ऑसिलेटरी मोशन में। और जो इसमें मूवमेंट होती है वो टू एंड फ्रो होती है, बैक एंड फोर्थ होती है। फॉर एग्जांपल, स्विंग्स इन अ पार्क। झूले देखे होंगे आपने पार्क में, तो वो कैसे मूव करते हैं? सब झूले जो हैं वो अलग अलग तरीके के होते हैं। तो जो जो झूले जो होते हैं वो टू एंड फ्रो मूव करते हैं अपनी पोजीशन से एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में। स्विंग्स जो होते हैं, जो आगे पीछे जो झूला जब हम धक्का देके आगे पीछे होते हैं, ये जो झूला होता है ये क्या करता है, ये टू और फ्रो जो है मूव करता है आगे पीछे, और वो अपनी पोजीशन से ही करता है, और वो भी आफ्टर फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम।
फॉर एग्जाम्पल पेंडुलम देखिए, पेंडुलम जो है घड़ी में वो भी टू एंड फ्रो मूव करता है आगे पीछे। तो ये आपका एग्जाम्पल्स हो गए पीरियोडिक मोशन के। वाई डू वी नीड स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरिंग लेंथ? हमें स्टैंडर्ड यूनिट की क्यों ज़रूरत पड़ी किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेज़र करने के लिए? वी नीड स्टैंडर्ड यूनिट्स टू इंश्योर दैट मेजरमेंट आर द सेम एवरीवेयर। क्योंकि स्टैंडर्ड यूनिट की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हम ये चाहते थे कि जो मेजरमेंट किसी भी ऑब्जेक्ट का निकल रहा है वो सबका सेम हो। किसी का भी मेजरमेंट जो है, जो सेम ऑब्जेक्ट को जब हम मेज़र कर रहे हैं तो सबका मेजरमेंट जो है वो डिफरेंट नहीं होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो इसको सारी कंट्रीज़ ने एक्सेप्ट किया था। विदाउट स्टैंडर्ड यूनिट्स पीपल माइट यूज़ डिफरेंट वे टू मेज़र। जब स्टैंडर्ड यूनिट्स नहीं थी तो लोग जो है अलग अलग तरीके से जब मेज़र कर रहे थे तो सबका अलग अलग रिजल्ट आ रहा था, तो इस वजह से लोग जो है वो कन्फ्यूजन में आ रहे थे। फॉर एग्जाम्पल, वन पर्सन हैंडस्पैन में बी लॉन्गर देन अनदर बट 1 मीटर इज़ द सेम एवरीवेयर। आप देखेंगे जब हम किसी एक व्यक्ति का जो हैंडस्पैन है वो दूसरे व्यक्ति के हैंडस्पैन से बड़ा है और किसी का छोटा है, तो इस तरीके से जो जब भी हम किसी भी चीज़ को, ऑब्जेक्ट को जब आपके हैंडस्पैन से जब मेज़र करते हैं तो उसका जो रिज़ल्ट है वो हमेशा डिफरेंट आता है। लेकिन जब हम स्टैंडर्ड यूनिट का यूज़ करते हैं तो हमारा रिज़ल्ट जो है वो हमेशा सेम आता है। व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ? एसआई यूनिट क्या होती है किसी भी लेंथ की? एसआई यूनिट जो होती है वो लेंथ की होती है, मीटर होती है, सिम्बलाइज एज मीटर एंड इज यूज्ड फॉर ऑल स्टैंडर्ड मेजरमेंट ग्लोबली। तो एसआई यूनिट जो लेंथ की होती है उसको मीटर में बताया गया है और उसको सिम्बलाइज्ड एम में लिखा गया है और उसको यूज़ किया जाता है स्टैंडर्ड मेजरमेंट के लिए सारी कंट्रीज़ में। वाई डू वी यूज़ स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट? हम क्यों स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट का यूज़ करते हैं? स्टैंडर्ड यूनिट इंश्योर कंसिस्टेंसी एंड एक्यूरेसी इन मेजरमेंट। क्योंकि जब हम स्टैंडर्ड यूनिट्स का यूज़ करते हैं तो उसका जो रिजल्ट आता है जब मेजरमेंट करते हैं तो बिल्कुल एक्यूरेट आता है, ठीक है, वो डिफर नहीं करता एक रीजन से दूसरे रीजन में। वाई इज हैंड स्पैन नॉट रिलायबल फॉर मेजरमेंट? हैंड स्पैन जो है जब हम अपने हैंड्स का यूज़ करके किसी भी चीज़ को जब मेज़र करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को तो उसका जो रिजल्ट आता है वो डिफरेंट क्यों आता है पर्सन टू पर्सन? हैंड स्पैन डिफर फॉर पर्सन टू पर्सन। हैंड स्पैन किसी का हाथ छोटा है किसी का बड़ा है, इसीलिए जो होता है हैंड स्पैन जो है वो डिफर करता है पर्सन टू पर्सन, मेकिंग द मेजरमेंट इनकंसिस्टेंट एंड इनएक्यूरेट। और इस वजह से जो हमारा रिजल्ट है वो सही नहीं आ पाता, इनएक्यूरेट होता है और इनकंसिस्टेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, वन पर्सन हैंड स्पैन माइट बी 20 सेंटीमीटर, किसी का हैंड स्पैन 20 सेंटीमीटर है और वाइल अनदर इज 18 सेंटीमीटर, सो द सेम ऑब्जेक्ट कुड अपीयर टू बी, तो सेम ऑब्जेक्ट जो है वो डिफरेंट रिजल्ट शो कर रहा है, हमें डिफरेंट लेंथ बता रहा है। हर पर्सन जो है जब उसको मेजर कर रहा है तो सबकी अलग अलग आ रही है। नाउ वी डिस्कस फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ दिस चैप्टर। फर्स्ट, व्हेन एन ऑब्जेक्ट in oscillatory motion also repeats its motion dash and dash। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को मेज़र करते हैं ऑसिलेटरी मोशन में तो जब उसका मोशन जो है वो रिपीट करता है तो वो कैसा रिपीट करता है? टू एंड फ्रो। टू एंड फ्रो मीन्स आगे पीछे, बैक एंड फोर्थ। स्लाइड स्विंग मूव इन अ स्ट्रेट लाइन आर इन डैश मोशन। जो स्लाइड स्विंग होता है, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन में बच्चा जो है इस झूले पे झूल के नीचे फिसल के आ जाता है, जो स्लाइड स्विंग होता है। तो इसमें जो मोशन हो रहा है वो लीनियर मोशन हो रहा है। एन ऑब्जेक्ट इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट विद टाइम इट इज सेड टू बी डैश। जब कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है रेफरेंस पॉइंट्स के रिस्पेक्ट में और टाइम के रिस्पेक्ट में, तो वो क्या किस पोजीशन पे है? वो रेस्ट की पोजीशन पे है। वाइल राइटिंग द लेंथ, जब हम लेंथ लिख रहे हैं ऑलवेज लीव अ स्पेस बिटवीन द नंबर एंड डैश। जब हम कोई भी लेंथ लिखते हैं चाहे वो मीटर हो, चाहे किलोमीटर हो, चाहे मिलीमीटर हो, तो हमेशा जो है हमें स्पेस छोड़नी है किसके बीच में? पहले हमको नंबर लिखना है एंड उसके बाद हमको फिल द ब्लैंक्स में आपको यूनिट लिखना है। तो जब भी हम कोई भी लेंथ को लिखते हैं नंबर के बाद थोड़ी सी स्पेस छोड़ के हम उसकी यूनिट को लिखते हैं। हरदीप थिंक्स दैट बोथ वुड बी ऑलमोस्ट एट एन इक्वल डैश। हरदीप के बारे में हमने पढ़ा था कि जब हम पोजीशन के बारे में डिस्क्राइबिंग कर रहे थे तो सभी बच्चे बता रहे थे कि मेरे स्कूल से जो है स्कूल पास है कि गार्डन पास है, लेकिन हरदीप ने बोला कि मेरे स्कूल से तो स्कूल भी जो है इक्वल डिस्टेंस पे और गार्डन भी इक्वल डिस्टेंस पे। हरदीप थिंक्स दैट बोथ वुड बी ऑलमोस्ट एट एन इक्वल डैश डिस्टेंस। ठीक है, हरदीप ने सोचा दोनों जो चीज़ें हैं वो बराबर ही दूरी पे हैं। इन द केस ऑफ अ कर्व्ड लाइन, जब हम कर्व लाइन के बारे में पढ़ते हैं, मेजरमेंट्स कैन बी मेड विद द हेल्प ऑफ फ्लेक्सिबल मेजरिंग टेप और बाय यूजिंग अ डैश।
जब हम कर्व लाइन को मेज़र करते हैं तो हम फ्लेक्सिबल मेजरिंग टेप का यूज़ करते हैं और किसका यूज़ करते हैं, थ्रेड का यूज़ करते हैं. Units of a length such as kilometer, meter, centimeter and millimeter begin with a dash except at the beginning of a sentence. जब हम किसी भी यूनिट की लेंथ को जब भी हम लिखते हैं, वो चाहे किलोमीटर हो, मीटर हो, सेंटीमीटर हो, मिलीमीटर हो, वो हमेशा जो है वो स्मॉल लेटर से ही लिखते हैं, लोअर केस लेटर से ही हम उसकी स्टार्टिंग करते हैं. एक्सेप्ट एट द बिगनिंग ऑफ अ सेंटेंस, जो सिर्फ सेंटेंस शुरुआत करने से पहले अगर हम इन टर्म्स का यूज़ कर रहे हैं तब हम सिर्फ उनको कैपिटल लेटर में लिखेंगे, नहीं तो हम उनको हमेशा लोअर केस लेटर में ही लिखेंगे. थैंक यू. प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माय वीडियो.